हेलो दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लगभग 60 प्रश्नों की सीरीज देखेंगे जिसमें भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न हैं। हम 1 लाइनर प्रश्न देखेंगे जिससे कि हमारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। आज का पहला पॉइंट है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो ये काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किए हैं। दूसरा पॉइंट है आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति कहा है। आगे पॉइंट नंबर 3 है रविशंकर प्रसाद ने सत्य की अनुभूति को ही कविता माना है। यहाँ पर जीवन की अनुभूति को शुक्ल ने कविता माना है और रविशंकर प्रसाद ने सत्य की अनुभूति को कविता माना है। केवल एक शब्द का अंतर है। यहाँ पर जीवन की अनुभूति शुक्ल है और सत्य की अनुभूति रविशंकर प्रसाद है। आगे महादेवी वर्मा ने कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। तो महादेवी वर्मा ने कविता को कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण माना है। पॉइंट नंबर 4 है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो इसमें ओज गुण मौजूद है। पॉइंट नंबर 5 है ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद के 2 सिद्धांत हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद। पॉइंट नंबर 6 है मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के 2 नाम हैं जिसे क्रांतिकारी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 7 है मार्क्सवाद संवाद या यहाँ पर ये मिस टाइपिंग हो गया है या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स नामक 2 यहाँ पर 2 होगा यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में किया था। 8वां पॉइंट है मार्क्सवाद के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं जैसे कि इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या करता है। पॉइंट नंबर 9 है रिचर्ड्स के 2 सिद्धांत हैं संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य का सिद्धांत। संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही क्या है संप्रेषणीयता है। आगे पॉइंट नंबर 10 है मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स ने ब्रैडले के कला के लिए है सिद्धांत का खंडन करते हुए कला व नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया है। पॉइंट नंबर 11 है प्रत्ययवाद अनुकरण सिद्धांत। ये किसके सिद्धांत है? तो ये प्लेटो के सिद्धांत है। पॉइंट नंबर 12 है अभिव्यंजनावाद किसका सिद्धांत है? तो अभिव्यंजनावाद क्रोचे का सिद्धांत है। आगे पॉइंट नंबर 13 कल्पना सिद्धांत किसका है? तो कल्पना कॉलरिज का सिद्धांत है। और पॉइंट नंबर 14 है विखंडनवाद या उत्तर संरचनावाद। तो ये सिद्धांत जाक देरिदा का है। पॉइंट नंबर 15 है प्रतीकवाद। तो प्रतीकवाद यहाँ पर वाद लेयर होगा मिसप्रिंट हो गया है वाद लेयर। पॉइंट नंबर 16 है निर्व्यक्तिता का सिद्धांत किसने दिया? तो निर्व्यक्तिता का सिद्धांत इलियट ने दिया है। पॉइंट नंबर 17 है विरेचन अनुकृति और त्रासदी का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये अरस्तु जी ने दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 18 है बायोग्राफी लिटरेरिया यह कॉलरिज की रचना है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरिया क्रिटिसिज्म द मीनिंग ऑफ मीनिंग कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन आदि रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया है। कॉलरिज प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं चर्च एंड स्टेट द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन आदि। पॉइंट नंबर 19 है संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का भेद है। भारतीय काव्यशास्त्र में अभिधा मूला ध्वनि के 2 भेद हैं संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि आनंदवर्धन ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो ध्वन्यालोक की रचना की है। आगे है रस सिद्धांत के प्रवर्तक। ये बहुत आसान प्रश्न है ये आप सभी को आता है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि जी है।
प्रश्न पॉइंट नंबर 21 है, भारत पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भगीरथी मिश्र जी। पॉइंट नंबर 22 है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं, भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 23 है, भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। पॉइंट नंबर 24 है, आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के 6ठे और 7वें अध्यायों में किया हुआ है। पॉइंट नंबर 25 है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और यह श्लोक है, विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 28, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है। अक्सर प्रश्न बनता है काव्य प्रकाश के लेखक कौन है और मम्मट कौन से संप्रदाय के विरोधी हैं, तो ये ध्वनि विरोधी हैं और इन्होंने ध्वनि विरोधी ग्रंथ लिखा है। प्रश्न संख्या 29 है, आचार्य मम्मट के अनुसार व्यक्तशः तर्विर्भावाद्यो अस्थायी भावो रस स्मृता नहीं रसादृते कश्चित् प्रवर्तते, आचार्य भरत मुनि का कथन है। अगला है पॉइंट नंबर 30, भरत मुनि के कहने का अर्थ है कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। पॉइंट नंबर 31 है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को कौन सा वेद कहा जाता है, तो ये पंचम वेद भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 32 है, आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद असंलच्चिक्रम व्यंग ध्वनि में स्थान दिया है। इन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है, व्यक्तश तैर्भावायद्यो अस्थायी भावो रस स्मृत। पॉइंट नंबर 33 है, आचार्य विश्वनाथ ने रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, विभावेनानुभावेन व्यक्त संचारणि तथा रस तामेति रत्यादि स्थायी भाव सचित्सा। प्रश्न नंबर 34 है, आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। इन्होंने रस की सत्ता को ग्राम्य दोष के परिहार में ही माना है। दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय बनाता है। प्रश्न संख्या 35 है, काव्य को रस की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने मान्यता दी, तो विश्वनाथ जी ने काव्य में जो है रस को आत्मा के रूप में माना है। प्रश्न संख्या 36 है, पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। अगला है प्रश्न संख्या 37, लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा वृत्ति कहते हैं। शब्द की 3 शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा से शब्द के मूल या प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ वाच्यार्थ का बोध होता है। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अर्थ लक्षित होता है तथा व्यंजना से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है। प्रश्न संख्या 38 है, जब द्रास बटाली टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, तब शहादत लेते हिमगिर की चट्टाने लगी गरजने। तब जाग उठे ये शेर बबर पौरोस हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलदेवी पर लहू पुकार उठा था। उपरीत काम पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है, तो इसमें ओज गुण व्यंजित हो रहा है। प्रश्न संख्या 39 है, चित्र तुरंग न्याय, यहाँ पर न्याय होगा, का संबंधित है, तो ये अनुमतिवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक, तो इसके सब प्रवर्तक हैं शंकुक जी। आगे प्रश्न संख्या 41 है, आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। आगे है, भरत मुनि के रस के प्रख्यात व्याख्याकार उन पर प्रभाव डालने वाले दर्शन और उनकी व्याख्याएं इस प्रकार से हैं। भट्टलोलट ने सर्वप्रथम
रस सूत्र की व्याख्या की और इनका दर्शन है मीमांसा दर्शन और उन्होंने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद की से रूप में व्याख्या की है। आगे श्री शंकुक, इनका दर्शन है न्याय दर्शन और इनकी व्याख्या है अनुमतिवाद। आगे है प्रश्न संख्या 45। भट्टनायक ने रससूत्र की व्याख्या भुक्तिवाद या भोगवाद से की है और इन्हीं सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। अभिनव गुप्त, इनका दर्शन है शैव दर्शन और इन्होंने उसकी व्याख्या अभिव्यक्तिवाद से की है। आगे आचार्य भट्ट लोलट को भारत के रससूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। आगे प्रश्न संख्या 48, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य भरत मुनि हैं। प्रश्न संख्या 49, भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 50 है, आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, ये हमने पहले भी चर्चा कर ली है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव और 8 सात्विक भाव हैं। भरत मुनि ने 8 रसों का ही उल्लेख किया है। अगला पॉइंट है, दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। अगला है, लॉन्जाइनस के अनुसार आत्मिक भव्यता महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। उदात्त के स्रोत एवं तत्व उन्होंने कुछ ऐसे इस प्रकार से माने हैं। पहला उन्होंने कहा, महान विचारों को धारण करने की शक्ति हो, भावों की प्रबलता, अलंकारों का समुचित प्रयोग हो, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति हो, गरिमामय और पद्य रचना विधान हो। आगे आचार्य भट्ट लोलट को भरत के रससूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। प्रसिद्ध रससूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादर्श निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य है भरत मुनि, ये भी हमने पहले देख लिया है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये हमने पहले ही देख लिया है। अगला पॉइंट है, विरेचन यूनानी शब्द कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। विरेचन और कैथारसिस चिकित्सा शास्त्र के परिभाषित शब्द हैं। कैथारसिस शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में आता है। अगला पॉइंट है, काव्यशास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द का अर्थ मानसिक या भावात्मक, कलात्मक, अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है। आगे है, उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। अरस्तु ने करुण, यहाँ पर करुण है, और भाव को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। अरस्तु के 3 सिद्धांत हैं, अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत।